हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 5.15 जिसमें वो कह रहा है कि फाइंड कीजिए आई ए की वैल्यू को यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सुपरपोजिशन थ्योरम हमें क्या कहता है? सुपरपोजिशन थ्योरम का कहना है कि कोई भी सर्किट है उसमें एक तो इनपुट होती है और एक होता है आउटपुट। ठीक है जी। इनपुट में आ जाते हैं वोल्टेज सोर्सेज, करंट सोर्सेज जो सर्किट के अंदर लगे होते हैं। ठीक है जी। तो वो कहता है कि आउटपुट को प्रोड्यूस करने में, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने में उसकी वैल्यू को इनपुट सोर्सेज का कुछ ना कुछ किरदार होता है। तो वो कहता है कि आप इस तरह से कर सकते हैं कि अगर कोई लंबे से लंबा सर्किट आ जाए उसमें आप ये कर सकते हैं कि एट अ टाइम एक सर्किट को ऑन रख के, एक सोर्स को ऑन रख के, जो इनपुट सोर्स है अपनी आउटपुट का कुछ हिस्सा निकाल लें। इसी तरह से वन बाय वन सारे जो आपके इनपुट सोर्सेज हैं उनको ऑन करके आप अपनी आउटपुट का हिस्सा निकालते जाएँ और एट द लास्ट आप उन तमाम हिस्सों को ऐड करें और अपनी आउटपुट टोटली तौर पे निकाल लें। ठीक है, ये उसका कहना था। तो ऐसा ही हम करते हैं। आप देखें ये आपके सामने सर्किट है, ये जो नीचे मैंने ड्रा किया है ये आपके आंसर का हिस्सा है। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे ड्रा हुआ है। तो बच्चों एट अ टाइम हमने एक सोर्स को ऑन रखना होता है, सिर्फ एक इनपुट सोर्स को, और अपनी आउटपुट के कुछ हिस्से को कैलकुलेट कर लेना होता है। तो अब ये मेरे पास सर्किट था। ओवरऑल मैंने क्या किया, मैंने इसमें सिर्फ वोल्टेज सोर्स को ऑन रखा, बाकी तमाम सोर्सेज को शट डाउन कर दिया। अब इसमें हैं ही दो इनपुट सोर्सेज, एक वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स। तो जब बच्चों वोल्टेज सोर्स देखें शट डाउन होने पर हमारे पास पता नहीं कंडीशन में क्या आ जाए, लेकिन बताता चलूँ शट डाउन जब करना है ना, अगर आप इनपुट सोर्सेज में किसी करंट सोर्स को शट डाउन कर रहे हो तो उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस करोगे, जैसे मैंने इसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया। और अगर एक वोल्टेज सोर्स को शट डाउन करते हो तो उसको शॉर्ट वायर से रिप्लेस करोगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो देखें जब मैंने इस वोल्टेज सोर्स को कंसीडर किया तो बाकी तमाम सोर्सेज को शट डाउन करना था। मैंने इस करंट सोर्स को शट डाउन कर दिया, देखें उसकी जगह लगा दिया ओपन सर्किट। ठीक है, यानी कि ओपन पोल जहाँ पे करंट फ्लो ही नहीं कर पाता। और ये जो आई ए है वहीं पे मेंशन है, लेकिन ये आई ए की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, उसका कुछ हिस्सा, डेट्स वाई हम इसको कहेंगे आई ए प्राइम। अब मुझे इसे कैलकुलेट करना होगा, तो अब मैं कौन सी टेक्निक लगाऊँ यहाँ पे? अब मेरी मर्जी है, मैं लूप एनालिसिस लगाऊँ या नोडल एनालिसिस लगाऊँ, इट ऑनली डिपेंड्स ऑन मी। ठीक है, ये मेरे पे डिपेंड करता है। तो ज़्यादातर केसेस में बच्चों आपके लिए ना नोडल एनालिसिस ईजी होता है, और अभी तक मैं आपको नोडल एनालिसिस ही लेके जा रहा हूँ आपके साथ, तो लिहाजा नोडल एनालिसिस का ही इस्तेमाल करते हैं। चलें आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आप ज़रा देख लें, नोड आइडेंटिफाई करना आपने। नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच हो। एक ऐसा नोड जहाँ पे दो चीज़ों की वायर अटैच होती है उसे बाइनरी नोड कहते हैं, उसको आपने कंसीडर नहीं करना, बाकी नोड्स को कंसीडर करना। उसमें आ जाता है हायर नोड और सरफेस नोड, इन दोनों को कंसीडर करना होता है। हायर नोड वो जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच हो, और सरफेस नोड वो जहाँ पे तीन से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच हो। तो यहाँ पे देखो बच्चों, सबसे पहले इसको कंसीडर करो। देखो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दो रेजिस्टर और एक वोल्टेज सोर्स की वायर अटैच है, यानी एक हायर नोड है। यहाँ पे मेरे पास पहला नोड हो गया, यहाँ पे मैं V1 के नाम से वोल्टेज ले लेता हूँ। ठीक है जी। उसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट नंबर पे आ जाती है बारी इस पॉइंट की। ये इस पॉइंट की बात करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। उसकी रीज़न ये है कि ये जो पॉइंट है ना, ये नोड बनता ही नहीं है बच्चों हायर नोड, क्योंकि ये बाइनरी नोड बन रहा है। यहाँ पे दो चीज़ों की वायर अटैच है, एक वोल्टेज सोर्स, एक रजिस्टर, दूसरी तरफ से तो वायर ही ओपन है, तो ये नोड कहलाएगा ही नहीं, इसको कंसिडर करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब डायरेक्ट यही आती है बात कि ये हमारे पास एक नोड फिर बनता है। तो देखो बच्चों ये नोड क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पे तीन रेजिस्टर्स की वायर अटैच है, और नीचे देखो, नीचे ये भी एक नोड बन रहा है जहाँ पे दो रेजिस्टर्स की वायर अटैच हो रही है, लेकिन इन दोनों के दरमियान में कोई चीज़ नहीं लगी हो। जब ऐसा हो ना कि दो पॉइंट्स ऐसे, दो नोड्स ऐसे बन रहे हैं जहाँ पे कई चीज़ों की आके वायर अटैच हो रही है, और उन दो नोड्स के सेंटर में कुछ नहीं है, कोई रजिस्टर या कोई कंपोनेंट नहीं लगा हुआ, तो वो एक ही नोड होता है बच्चों, उसको सरफेस नोड कहते हैं। तो ये एक ही नोड है। ये मैं इसकी बाउंड्री ड्रा कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक ही नोड है। ठीक है, तो ये एक ही नोड है बच्चों। यहाँ पे हमारे पास, हम इसको ग्राउंड कर देंगे, बिकॉज जब तक एक नोड को ग्राउंड नहीं करेंगे करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। तो ये मैंने सेकंड नोड को ग्राउंड कर दिया 0 वोल्ट। अब हमने क्या करना है बच्चों, आई ए प्राइम को मालूम करना है। उससे पहले नंबर पे मैं V1 वोल्टेज कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखें V1 वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए मुझे लगाना पड़ेगा यहाँ पे KCL इस नोड के ऊपर। तो KCL मीन्स किरचॉफ करंट लॉ, यानी कि इस नोड के घेरे में जितनी वायर्स आ रही हैं सब की हमें करंट्स लिखनी होंगी। अप्लाई KCL एट नोड 1। ठीक है बच्चों, ये KCL अप्लाई होने लगा इस नोड के ऊपर। हमने इस नोड के घेरे में जितनी वायर्स आ रही हैं उन सब की करंट लिखनी है। देखिए कितनी वायर्स आ रही हैं, तीन आ रही हैं, एक ये और एक ये ऐसे ऊपर से होके आ रही है। ठीक है, ये तीन वायर्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो बच्चों जिस वायर की हमें करंट का नहीं पता होता वहाँ पे हम लिविंग करंट फार्मूले से उसकी मतलब कि क्या करते हैं, करंट लिख लेते होते हैं। अब देखें, सबसे पहले मैं इस वायर की करंट लिखना चाहता हूँ, मुझे इसकी करंट का नहीं पता, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है। मैं लिविंग करंट फार्मूला लगाने लगा हूँ। किरचॉफ करंट लॉ कहता है द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट्स। मैं हमेशा इज इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड पे लिविंग करंट्स लिखता हूँ, राइट हैंड साइड पे एंटरिंग करंट्स लिखता हूँ। तो लिविंग करंट फार्मूला लगा रहा हूँ, यानी कि लिविंग करंट होगी तो इसको इस साइड पे लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड पे इज इक्वल टू की। तो देखो बच्चों, इस वायर की करंट लिखने लगूँ तो इस नोड में से मैं एक करंट लीव करवा दूंगा। अपने माइंड में ये सारा काम करना, आपने ऐसे मेंशन करने नहीं बैठ जाना। तो जिस नोड में से लीव होती है करंट, उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस का साइन लगा देते होते हैं। यहाँ से करंट लीव होती हुई जाके एंटर करके 0 वोल्ट में, यानी कि नोड टू नोड मूवमेंट होगी। नोड टू नोड करंट का मूवमेंट होना ज़रूरी होता है, तो लिहाजा 0 में एंटर होगी तो उस नोड के वोल्टेज आगे और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में, जो कि 3K है। उसके बाद बारी आती है इस वायर की। अब इस वायर की भी मुझे करंट का नहीं पता, तो मैं यही लिविंग करंट फार्मूला लगाऊंगा। इस नोड में से करंट को लीव करवाता हूँ V1 माइनस, तो ये करंट यहाँ से लीव करती हुई जाके एंटर कर गई 0 वाले नोड में ही। देखो क्योंकि ये सी की बाउंड्री है तो 0 V1 माइनस 0, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो 6K थी। उसके बाद आगे ये ऊपर वाली लास्ट वायर बचती है, इसकी भी मुझे करंट का नहीं पता, तो मैं यहाँ से करंट को लीव करवाता हूँ। उसी वक्त लिख दूंगा V1 माइनस। यहाँ से करंट लीव करती हुई बच्चों देखो, यहाँ से करंट लीव करना स्टार्ट हुई और इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर हुई। तो यानी हम यहाँ पे अब -6 पुट करेंगे इसके आगे। -6 जब मैं पुट करूँगा, देखो V1 माइनस इंटू -6। देखो बच्चों, V1 माइनस इंटू -6, तो माइनस माइनस प्लस होके ये साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, +6 आ जाएगा। ठीक है, ये चक्कर है। और मैंने आपको जैसा कि बताया था, करंट ने नोड टू नोड मूवमेंट करनी है। अभी तो ये वोल्टेज सोर्स में एंटर हुई है, लिहाजा करंट इसमें से भी लीव करेगी आगे। जब इस वोल्टेज सोर्स में से करंट लीव करेगी, फिर से आगे माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से करंट लीव करती हुई देखो आगे जाएगी, और आगे उसको 2 रास्ते मिल रहे हैं, जबकि दूसरा रास्ता ओपन है, यानी यहाँ से करंट आगे जा ही नहीं सकती। इसमें से नहीं करंट जाएगी, करंट यहाँ से इस तरफ चली जाएगी और जाके देखो नोड टू नोड मूवमेंट पूरी कर देगी, यानी कि ग्राउंड नोड में पहुँच जाएगी। तो आगे आ जाएगा 0, क्योंकि ग्राउंड नोड में पहुंच गया, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आ जाएगी बटे में। कितनी आई है बच्चों, 2K आई है, तो इसके बटे में 2K आ गया और इज इक्वल टू 0 आ गया। हमने मतलब कि टोटल ओवरऑल जितनी इसके घेरे में वायर्स थी सबकी करंट लिख दी है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, इसका एलसीएम बन रहा है 6K। मैं 6K के साथ पूरी इक्वेशन को ज़रब देता हूँ ताकि इसका बटा खत्म हो जाए। यहाँ पे जब 6K ज़रब होगा, किलो किलो से कैंसिल, 3 1 पर 3 2 बार 6, 2 ऊपर मल्टीप्लाई खा जाएगा, 2V1 आ जाएगा। यहाँ पे जब 6K ज़रब खाएगा पूरे का पूरा कट जाएगा और सिंपल V1 आ जाएगा। यहाँ पे जब 6K ज़रब खाएगा 2 1 2 3 6, 3 ऊपर ज़रब खाएगा, 3V1 प्लस 3 6 18 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गया। अब इसको सॉल्व कर लें, देखें 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6V1 और ये 18 दूसरी जानिब जाके -18 हो गया। V1 की देखें आपके पास क्या वैल्यू आ गई, -3 वोल्ट। 18 देखें ना, ये 6 इधर आके डिवाइड होगा इसके साथ। ठीक है, तो 18 को 6 से तकसीम करें, 3 ही आता है। इतना मैथ तो यार आप जानते हो। अब ये भी ना कहना कि सर आप हम नहीं ही ये भी नहीं जानते, तो ये गलत होगा, ज़्यादती होगी, ऐसे नहीं कहना। तो देखो ये आ गया आपके पास -3 वोल्ट। ठीक है जी, अब सिंपल सी बात है कि हमें ये तो पता चल गया इसके अंदर कितने वोल्टेज हैं। अब बच्चों मुझे आई ए प्राइम को मालूम करना है, इस करंट को। तो मुझे क्या पता क्या करना होगा, KCL की ही मदद लेनी होगी। लेकिन इस दफ़ा KCL की मदद इस तरह से नहीं लूँगा जैसे यहाँ पे वोल्टेज मालूम करने के लिए ली थी। इस दफ़ा करंट मालूम करने के लिए एक तरीकाकार बनाऊँगा। मैं या तो इसको कंसिडर कर सकता हूँ या इसको कंसिडर कर सकता हूँ, लेकिन बच्चों इसको कंसिडर करने से ज़्यादा वायर्स घेरे में आ जाएंगे और ये मुझे थोड़ा ईजी लग रहा है इस दफ़ा। तो ये वाला नोड मैं कंसिडर कर लूँगा, इसको मैं नोड 2 के नाम से जानता हूँ। ठीक है, तो इसके घेरे में जितनी वायर्स हैं मुझे उन सब की करंट का पता होना चाहिए। एक अननोन हो तो मैं उसको मालूम कर पाऊँगा। तो मैं क्या करता हूँ, लेट से मैं कहता हूँ कि इसके यानी कि इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसका नाम है I1। ठीक है, मैंने उसको एक नाम दे दिया और एक डायरेक्शन दे दी। अपने से आपने डायरेक्शन देनी है, जो मर्जी दे लो डायरेक्शन, लेकिन जिस तरह से फिर डायरेक्शन दोगे उसी तरह से उसको मालूम भी करोगे। इसी तरह से मैं इस वायर में भी एक करंट को फ्लो करवा देता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ बच्चों I2। ठीक है, मैंने ये नाम रख दिया इनके। अब मुझे देखें, इस नोड के ऊपर अगर मैं KCL अप्लाई करता हूँ, अप्लाई KCL एट नोड 2, ये आप लिख लीजिएगा। तो आपको पता है KCL कहता था सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट। अब बच्चों देखो, इस नोड में कोई एंटरिंग करंट है बिल्कुल नहीं है, और मैंने आपको बताया था इज इक्वल टू कि हमेशा आपने लेफ्ट हैंड साइड पे लिविंग करंट्स लिखने हैं और राइट हैंड साइड पे एंटरिंग करंट्स। अब इस नोड के घेरे में जितनी भी वायर्स आ रही हैं, 3 वायर्स आ रही हैं ये वाली, हमने बस अभी इन तीनों वायर्स का मुआयना करना है, हमने ऊपर वाली ये पॉइंट का नहीं मुआयना करना। तो लिहाजा ज़रा गौर करें कि इस पॉइंट पे बच्चों जो इस नोड के घेरे में वायर्स आ रही हैं,
उनमें हमारे पास तीनों की तीनों लिविंग करंट्स हैं, तो लिविंग करंट्स का सम एक साइड पे आ जाएगा, जैसा कि वो कह रहा था सम ऑफ लिविंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ एंटरिंग करंट्स। ठीक है जी, तो ये लिविंग करंट्स का सम एक साइड पे आ गया, आई ए प्राइम प्लस I1 प्लस I2, क्योंकि तीनों लिविंग थी। और एंटरिंग करंट इसमें कोई है ही नहीं, तो इज इक्वल टू की तरफ जीरो आ गया। ठीक है, एंटरिंग करंट्स की साइड पे जीरो आ गया। तो देखें यहाँ से आपके पास आई ए प्राइम की इक्वेशन बन जाती है -I1 -I2। तो ये आपके पास इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। अब आपने I1 और I2 को मालूम करके इसके अंदर पुट कर देना। I1 और I2 कैसे मालूम करेंगे, देखें काफ़ी सिंपल है। देखो बच्चों, I1 जो करंट है वो लीव कर रही है इस नोड में से, तो जिस नोड में से करंट लीव करता है उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिखना होता है। इतना तो मैंने आपको बता दिया लिविंग करंट फार्मूले के अंदर। तो 0 माइनस आगे जाके ये एंटर करती है V1 में, तो ये आ गया 0 माइनस V1, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आ जाएगी बटे में, जो कि 3 की है। अब नेक्स्ट इसमें वैल्यू पुट करते हैं। V1 की कितनी वैल्यू थी, -3, तो माइनस इंटू -3 ओवर 3। तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 जार 3 1 जार, ये आ जाएगा आपके पास आ गया 1 मिली एम्पेयर। ठीक है, अब बारी आती है I2 की। I2 कैसे मालूम करेंगे, देखें I2 जो करंट है वो इस नोड में से लीव कर रही है, तो ज़ीरो वाला नोड ही है, तो 0 माइनस आगे जाके यहाँ से लीव करती है, देखो यहाँ पे जाती है और फिर से 0 में ही एंटर कर जाती है, यानी 0 माइनस 0, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो आगे बटे में, जो कि 12K प्लस 6K है। तो देखो बच्चों, 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड कर लो 0 ही रहता है, तो लिहाजा ये 0 मिली एम्पेयर आपके पास आ रही है। अब यहाँ पे पुटिंग करें तो देखें आपके पास साफ नज़र आ रहा है आई ए प्राइम की क्या वैल्यू बन रही है, सिंपल -1 मिली एम्पेयर, क्योंकि -1 मिली में से जब -0 मिली करोगे रिजल्ट तो -1 मिली एम्पेयर ही आएगा। और ये आपका ए पार्ट हल हो गया। बी पार्ट इसका हल करते हैं, यानी कि अब हमने 6 वोल्ट की बजाय 2 मिली एम्पेयर के करंट सोर्स को ऑन रखना है। तो उस केस में क्या होगा, वोल्टेज सोर्स की जगह शॉर्ट वायर लग जाएगी और करंट सोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। अभी मैं ड्रा करता हूँ उसका सर्किट। हाँ तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैंने इसका सेकंड सर्किट भी ड्रा कर दिया है, ये आपके सामने है ये पॉइंट। तो यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, इसके अंदर मैंने बस करंट सोर्स को एक्टिवेट रखा है, जहाँ पे वोल्टेज सोर्स था जब वो शट डाउन हुआ तो एज अ शॉर्ट वायर के तौर पे वर्क करना स्टार्ट हो गया। अब ये भी आई ए की कुछ मतलब के वैल्यू है, पार्ट है, आई ए की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, डेट्स में हम इसको आई ए डबल प्राइम के नाम से जानेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले वही तरीकाकार, यानी कि हम नोड आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब ज़रा गौर करें, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच है। ठीक है जी, ये भी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे 2 चीज़ों की वायर अटैच हो रही है और इन दोनों के दरमियान में कोई चीज़ नहीं लगी हुई, यानी कि ये एक ही नोड है। तो वही बात, ये सरफेस नोड है हमारा और इसको हम क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे जैसे ऊपर किया था। ठीक है, ये तो सेम कंडीशन है इसमें। उसके बाद बच्चों देखो, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे 2 चीज़ों की वायर अटैच है, 2 रजिस्टर की। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एक करंट सोर्स और एक रजिस्टर की वायर अटैच है और इन दोनों के दरमियान में कोई चीज़ नहीं है, यानी कि ये भी एक ही सरफेस नोड है। तो इसकी जगह हम कोई नाम रख देंगे इसके यहाँ पे वोल्टेज का, लाइक V1 तो हमने रखा हुआ है पहले से ही, V2 नाम रख देते हैं यहाँ पे वोल्टेज। ठीक है, V2 वोल्टेज है। उसके बाद बच्चे देखो, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच है, 2 रजिस्टर्स की, एक करंट सोर्स की, तो यहाँ पे V3 के नाम से वोल्टेज आ गए। ठीक है, अब हमने V3 और V2 की वैल्यू मालूम कर लेनी है, तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। अब देखें, सबसे पहले मैं KCL अप्लाई करता हूँ इस नोड के ऊपर। अप्लाई KCL एट नोड 2 लिख लीजिएगा। ठीक है जी, क्योंकि बच्चों इस करंट को मालूम करने के लिए मुझे पहले V2 और V3 दोनों की वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी। तो नोड 2 के ऊपर KCL लगाने लगो। ये मेरा नोड 2 है जिसके घेरे में कई वायर्स आ रही हैं। देखें, 2 ये वाली वायर्स हैं और 2 ये वाली वायर्स हैं। तो पहले मैं इनकी करंट्स लिखता हूँ। देखो बच्चों, मुझे इस वायर की करंट का नहीं पता, वही लिविंग करंट फार्मूला, यहाँ से करंट को लीव करवा देता हूँ, उसी वक्त लिख दूँगा V2 माइनस। आगे करंट यहाँ से लीव करती हुई जाके 0 में एंटर होगी, V2 माइनस 0, और जितनी रजिस्टेंस रास्ते में वो है 3K। उसके बाद बारी आती है इस वायर की, इस वायर की भी करंट का नहीं पता, तो उसी वक्त यहाँ से लीव करवा दूँगा, V2 माइनस। यहाँ से करंट लीव करती हुई 0 में ही एंटर हुई, तो यानी आ गया V2 माइनस 0, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो है 6K। उसके बाद बारी आती है इन वायर्स की, तो इस वायर की भी मुझे करंट का नहीं पता, तो मैं यहाँ से भी एक करंट को लीव करवा देता हूँ, V2 माइनस 0, क्योंकि ये 0 में जाके आ गया, करंट एंटर कर जाएगी और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई। उसके बाद देखो बच्चों, ये जो करंट है ये एक एंटरिंग करंट है, इसके अंदर एंटर कर रही है इस नोड के अंदर, तो लिहाजा इसको लिखा जाएगा इज इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे। अब इसका देखो LCM आ रहा है 6K, तो मैं पूरी इक्वेशन को 6K से ज़रब दे के इसका बटा कैंसिल आउट करता हूँ। यहाँ पे जब 6K ज़रब खाएगा, किलो किलो से कैंसिल, 3 एक बार 3 2 बार 6, 2V2 आ जाएगा। यहाँ पे जब 6K ज़रब खाएगा पूरे का पूरा काट जाएगा और सिंपल V2 आ जाएगा। यहाँ पे जब 6K ज़रब खाएगा 2 1 2 3 6, 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इज इक्वल टू की साइड पे जब यहाँ पे 6K मल्टीप्लाई होगा 6 2 बार 12 और किलो मिली कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो ये कितना बन रहा है, 3 और 3 6 हो रहा है, ये टोटल 6V2 आ रहा है। V2 इधर ही रह जाएगा, 6V2 आया होगा ना, तो 6 दूसरी जानिब जाके डिवाइड हो जाएगा।
तो ये आपके पास V2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 वोल्ट। तो यहाँ पे मेंशन कर दें, यहाँ पे भी 2 वोल्ट वैल्यू है, यहाँ पे भी V2 की वैल्यू 2 वोल्ट है, क्योंकि ये एक ही नोड है। ये आपको समझाने के लिए मैं ऐसे लिखता हूँ, नहीं तो एक ही लिखा होता है V2, ऐसे मेंशन एक ही होता है। उसके बाद बच्चों आप V3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। देखें V3 के ऊपर आप KCL लगाएंगे, ऐसे लिख लीजिएगा, अप्लाई KCL एट नोड 3 आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो देखें सबसे पहले मैं इस वायर की करंट लिखता हूँ, तो V3 माइनस वही लिविंग करंट फार्मूला, V3 माइनस 0/6K। उसके बाद बारी आती है इस वायर की, तो वही तरीकाकार V3 माइनस, यहाँ से करंट लीव करती है 0 में एंटर हुई, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो है 12K। उसके बाद ये एक लिविंग करंट है, तो इसको भी इस साइड पे लिखेंगे +2 मिली इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों ये तीनों वायर्स हो गई। अब बारी आती है इसके एलसीएम की। इसका एलसीएम है 12K। 12K से पूरी इक्वेशन को ज़रब दे दें। यहाँ पे जब 12K ज़रब खाएगा, किलो किलो से कैंसिल, 6 बार 6 2 बार 12, 2 ऊपर ज़रब खा जाएगा। यहाँ पे 12K ज़रब होने से पूरे का पूरा काट जाएगा, सिंपल V3 आ जाएगा। यहाँ पे 12K से मल्टीप्लाई होगा, किलो मिली कैंसिल, 2 12 बार 24। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 3V3 बन रहा ना, 3V3, और ये 24 दूसरी जानिब जाके -24 हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ जाएगा V3 इज इक्वल टू -24 डिवाइडेड बाई 3, और 3 8 पर 24 होता है, तो ये आ गया आपके पास -8 वोल्ट। अब देखो बच्चों, मुझे आई ए डबल प्राइम, जैसे वहाँ पे मैंने आई ए प्राइम निकाली थी, यहाँ पे ऐसे ही आई ए डबल प्राइम निकालूंगा इस पॉइंट की मदद से। इसको मैं क्या लेता हूँ, ये मेरे पास चौथा पॉइंट है, ठीक है, इसको 0.4 कह देता हूँ। मुझे इस वायर की करंट चाहिए, इस वायर की करंट चाहिए। यहाँ पे मैंने डायरेक्शन फिर से वैसे ही मेंशन कर दिया अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। कोई भी आप डायरेक्शन चाहे इनवर्ड ले लो, मतलब इस नोड की तरफ चाहे डायरेक्शन ले लो, या इस नोड की दूसरी जानिब, आपने मालूम फिर उसी लिहाज से कर लेनी होती हैं। पहले I2 तक करंट ली हुई थी, अब I3 कह लेते हैं इसको, और इसको I4 कह लेते हैं। इन दोनों को मालूम कर लो। पहले मैं I3 मालूम करता हूँ। देखो बच्चों I3 करंट क्या आएगी, I3 इज इक्वल टू, ये करंट लीव कर रही है 0 में से, तो लिहाजा 0 माइनस जाके एंटर करती है V2 में, तो 0 माइनस V2, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो है 3K। तो V2 की वैल्यू है बच्चों -2, यानी कि 2 थी ना वैल्यू, तो माइनस ये सेंटर वाला, और 3K, और इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है, 0.67 शायद आ जाएगा। मैं इसको चेक करता हूँ एक दफ़ा। हाँ जी 0.67 बच्चों, -0.67 मिली एम्पेयर आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। अब I4 कैलकुलेट करते हैं। ये देखें ये लीव कर रही है 0 में से, तो 0 माइनस आ गया, और जाके एंटर करती है V3 में, तो 0 माइनस V3 डिवाइडेड बाय जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई। तो देखो बच्चों V3 की वैल्यू थी -8, -8 पुट करूँगा, बाहर वाला माइनस उसको +8 कर देगा, तो +8 डिवाइडेड बाय 6K इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 6। तो ये बच्चों आती है 1.33 मिली एम्पेयर। अब हम इस नोड, इस पॉइंट के ऊपर लगाएंगे KCL, ठीक है। अप्लाई KCL एट नोड 4, ये आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे वही तरीका का, द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट। आपके सामने ये तीनों लिविंग करंट्स हैं, तो तीनों का सम एक साइड पे पहले नंबर पे आ जाएगा, IA डबल प्राइम प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट स्टेप में आप जानती हैं क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में IA डबल प्राइम इस साइड पर रह जाएगा, और ये दूसरी जानिब जाके -I3 -I4 हो जाएंगी। फिर इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो देखो -I3 मीन्स माइनस इंटू -0.67, यानी कि ये +0.67 हो जाएगा, और सेंटर में माइनस इसकी वैल्यू पुट करूँगा तो ये आ जाएगी 1.33 मिली ऐसे। और आपके पास देखें यहाँ पे IA डबल प्राइम की वैल्यू निकलने लगी है, 0.67 माइनस 1.33, तो ये बच्चों आपके पास आ जाती है -0.66 मिली एम्पेयर, ठीक है जी। अब आपने ये कैलकुलेट कर लिया, जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चंस में भी, यहाँ पे भी बता रहा हूँ कि आपने देख लिया कि इन दोनों सोर्सेज की वजह से कितनी आउटपुट जनरेट हो रही है, वन बाय वन आपने कैलकुलेट किया। अब आप ये चीज़ जानना चाहते हैं कि ओवरऑल आउटपुट कितनी निकलती है, तो वो पता है कैसे निकालेंगे, जो आपने इसकी आउटपुट निकाली और जो इसकी निकाली, यानी कि इसका कुछ हिस्सा निकाला, उन दोनों हिस्सों को ऐड करोगे तो ओवरऑल आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा। यानी कि IA प्राइम में IA डबल प्राइम आप जमा कर दोगे तो आपको IA मिल जाएगा। तो IA प्राइम हमने देखें ये निकाली हुई है, -1 मिली आई है, और ये आपके सामने IA डबल प्राइम -0.66 मिली एम्पेयर। तो इन दोनों को सॉल्व करें तो -1.66 मिली एम्पेयर आपके पास आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफ़िज़।